हेलो दोस्तों, हाय। मैं आपकी दोस्त पिंकी रजक। उम्मीद करती हूँ आप सब काफ़ी अच्छे हैं एंड आप सभी को मेरी चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशनल जोन में स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में मैं जो सारी वीडियोस दे रही हूँ वो सारी वीडियो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के लिए है, जो सारी स्टूडेंट यूजी पीजी कर रहे हैं, जो एनटीए नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं एंड जो यूपीएससी के स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस काम की लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। ओके, तो टाइम बर्बाद नहीं करके चलिए आज की वीडियो शुरू करती हूँ। आज देखिए, मैं पढ़ाने वाली हूँ टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स। रिसर्च मेथड्स के कुछ टाइप में आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो पहले टाइप में पढ़ाऊंगी ऑब्जर्वेशन। ओके, व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? सोसाइटी में हम लोग एवरीडे जो सारी चीजें सीन करते हैं, मतलब कि देखते हैं, उसी को कहा जाता है ऑब्जर्वेशन। जनरल लैंग्वेज में इसी को ऑब्जर्वेशन कहते हैं, लेकिन साइंस के भाषा में हम इसे ऑब्जर्वेशन नहीं कह सकते, सिर्फ देखने को ही ऑब्जर्वेशन नहीं कह सकते हैं। साइंस के भाषा में हमें 3 विषय को बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो 3 विषय आप ध्यान रखकर कोई चीज़ या कोई वस्तु या कोई व्यक्ति को आप सीन करोगे तो फिर हम उसे बोल सकते हैं हाँ, ये ऑब्जर्वेशन मेथड है। तो वो 3 विषय क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्टिविटी, डिसिप्लिन एंड रिकॉर्डिंग। मतलब कि आप अगर एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक एक्सीडेंट हुई है, ओके, तो आप उस एक्सीडेंट को सीन कर रहे हो, तो वो सीन करने के लिए आपके पास कोई वजह है, कोई कारण है, मतलब कि कोई उद्देश्य है, जिसे हम ऑब्जेक्टिविटी बोल रहे हैं कि हाँ, आपके पास उस एक्सीडेंट को सीन करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिविटी है, इसीलिए आप उसे सीन कर रहे हो। दूसरा, जब आप उसे सीन कर रहे हो तो आप एक डिसिप्लिन में, मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके आप उसे सीन कर रहे हो। तीसरा क्या है? आपने जो सीन किया उसके थ्रू आपको जो नॉलेज या इंफॉर्मेशन गैदर हुई है, आपने उस नॉलेज या इंफॉर्मेशन को रिकॉर्डिंग किया है, रिकॉर्ड करके रखा है। समझे? ये 3 विषय, ऑब्जेक्टिविटी, डिसिप्लिन एंड रिकॉर्डिंग, ये अगर आप ध्यान रखकर कोई एक्सीडेंट हो, कोई घटना हो, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु जो भी बोले सोसाइटी में, अगर आप सीन करोगे तो फिर हम उसे बोल सकते हैं हाँ, ये है ऑब्जर्वेशन मेथड। साइंस के भाषा में हम इसे ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। समझ में आई? तो चलिए, ऑब्जर्वेशन मेथड 2 टाइप के होते हैं, एक है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, एक है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कैसा होता है? देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ कि आपका रिसर्च प्रॉब्लम है कि आपको एक ग्रुप के ऊपर स्टडी करना है कि उस ग्रुप का रेगुलर लाइफस्टाइल कैसा है, वो लोग किस टाइप के कल्चर फॉलो करते हैं, उनका रिचुअल्स क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है? ऑब्जर्व करनी है। हाँ, क्योंकि आपका रिसर्च प्रॉब्लम इसी के ऊपर डिपेंड किया हुआ है कि उस ग्रुप के बारे में हमें जानना है। तो आप क्या करोगे? आप एक आउट ग्रुप होकर उस ग्रुप को स्टडी करने जाओगे, मतलब आप बाहर से जाओगे उस ग्रुप को स्टडी करने के लिए। आप जब जाओगे स्टडी करने के लिए, आप गए तो बाहर से थे, लेकिन आप उनके ग्रुप के ही एक मेंबर बन जाओगे, मतलब आउट ग्रुप से जाकर इन ग्रुप हो जाओगे। आप उनके ऊपर स्टडी करते करते उन्हीं के तरह बन जाओगे, नेचर ऑफ बिहेवियर में ढल जाओगे कि आप भी उन्हीं के तरह रिचुअल्स फॉलो करने लगोगे, उन्हीं की तरह भाषा बोलने लगोगे, उन्हीं की तरह एवरीडे लाइफस्टाइल मेंटेन करने लगोगे। इस टाइप का जब हम करते हैं उसे कहा जाता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जो कि डायरेक्टली आउट ग्रुप से इन ग्रुप में घुस जाता है। समझ में आया? नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कैसा है? नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ऐसा है दोस्तों कि हम आउट ग्रुप से जाते हैं और आउट ग्रुप बन के ही अपना काम करते हैं, हम इन ग्रुप नहीं बन जाते, मतलब कि हम उनके नेचर ऑफ बिहेवियर में ढल नहीं जाते, उन्हीं के तरह लैंग्वेज बोलना शुरू नहीं कर देते, उन्हीं के तरह रिचुअल्स फॉलो नहीं करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कि हम आउट ग्रुप से जाते हैं और आउट ग्रुप होके ही अपना काम करते हैं। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में आप 2 टाइप से काम कर सकते हो, एक है ओवर्ट, एक है कोवर्ट। ओवर्ट में क्या करता है? जो रिसर्चर आउट ग्रुप के सोर्स से जाता है या जो ऑब्जर्वर जाता है, वो अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देता है कि हाँ, मैं एक रिसर्चर हूँ। उस जो ग्रुप के ऊपर स्टडी करने वाला है, उस ग्रुप के पास वो क्या करता है? अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देता है कि हाँ, मैं एक रिसर्चर हूँ या ऑब्जर्वर हूँ, मैं एक रिसर्च के काम से आया हूँ, मुझे आप लोगों के बारे में ये जानना है, इसीलिए मैं कुछ दिन यहाँ रह के आप लोगों के ऊपर ऑब्जर्वेशन करूँगा, करके अपनी नॉलेज या
इंफॉर्मेशन गैदर करूंगा। ओके, वो बता देता है। अब कोवर्ट क्या होता है? कोवर्ट में रिसर्चर क्या करता है? अपनी आइडेंटिटी छिपाता है। मतलब वो आउट ग्रुप के सोर्स से जाता है, जाकर बोलता है कि मैंने इस गांव के बारे में या इस जगह के बारे में बहुत सुना है, तो मैं यहाँ कुछ दिन घूमना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ, सब देखना चाहता हूँ। ये बोलकर क्या करता है? वो अपनी रिसर्च का काम से आगे बढ़ाता है, ऑब्जर्वेशन के काम को आगे बढ़ाता है। वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता है। यहाँ दो बात कही जाती है कि ओवर्ट में हम आइडेंटिटी रिवील करते हैं तो हमें जो डेटा मिलती है या इंफॉर्मेशन मिलती है वो कितनी ऑथेंटिक होती है, उस पर एक सवाल रह जाता है। क्योंकि मैंने क्या किया, उस ग्रुप को बता दिया अपनी आइडेंटिटी। तो हो ही सके उस ग्रुप में बहुत ऐसे लोग हैं कि जो नशा करते हैं, एवरीडे अपने वाइफ को पीटते हैं, या फिर वाइफ एवरीडे लड़ती है, तो वो लोग क्या करेंगे? सतर्क हो जाएंगे, ये सब नहीं करेंगे। कुछ दिनों के लिए बोलेंगे नहीं, पता चल जाएगा तो बाहर में भी सबको पता चल जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो वो लोग क्या करते हैं? कुछ दिनों के लिए वो सब बंद कर देते हैं। तो ऑब्जर्वर क्या होता है, ये साइड से बिल्कुल वो इस साइड के बारे में ऑब्जर्वर को कुछ पता ही नहीं चलता है कि हाँ अरे ये भी तो एक नेगेटिव साइड था। ये होता है एक प्रॉब्लम। और कोवर्ट में क्या होती है? कोवर्ट में होती है अनएथिकल इशू हो जाती है कि मैंने बिना बताए उनके ऊपर स्टडी किया, तो अनएथिकल एक इशू रह जाती है। तो एक रिसर्चर सारी चीज़ों को मैनेज करके अपनी प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उसको काम में लगाकर डेटा या इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। तो दोस्तों ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है समझ में आ गई है। तो चलिए दूसरे मेथड में पढ़ा रही हूँ। ओके, चलिए दूसरा मेथड क्या है हमारे पास? सेकेंडरी मेथड। ओके, देखिए मैंने कुछ लिखा है, डेटा दैट हैज़ ऑलरेडी बीन produced like census, letters, diaries, newspapers, autobiographies, etc. तो या सेकेंडरी मेथड कैसी होती है या कब यूज़ करते हैं, देखिए बताती हूँ। हमारी रिसर्च प्रॉब्लम कुछ ऐसी है जहाँ हमें सेकेंडरी मेथड या सोर्स की ज़रूरत होती है। सेकेंडरी मेथड क्या है ये पहले बताती हूँ। सेकेंडरी मेथड वो है दोस्तों जहाँ ऑलरेडी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड रहती है या डेटा प्रोड्यूस रहती है। हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है, उसे पढ़ना पड़ता है, रीड करना पड़ता है। रीड करके हमारे लिए जो नॉलेज की हमें जो नॉलेज की ज़रूरत होती है या इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है हम उसे ले लेते हैं। मतलब कि हम फील्ड में जाके प्रैक्टिकली उस डेटा या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करते हैं, वो ऑलरेडी कलेक्टेड होती है। हम सिर्फ क्या करते हैं, उसे रीड कर लेते हैं, मतलब कि पढ़ लेते, पढ़ के हमें कौन सी इंफॉर्मेशन या नॉलेज की ज़रूरत होती है वो हम गैदर कर लेते हैं। आप कोई न्यूज़ के लिए आप क्या करते हो? न्यूज़पेपर पढ़ते हो एवरीडे जानने के लिए, अच्छा सोसाइटी में क्या क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या क्या चल रहा है। तो आप ये जानने के लिए तो ये नहीं करते हो कि फील्ड में जाकर आप वो न्यूज़ कलेक्ट करते हो, ऐसा नहीं करते हो। वो न्यूज़ ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट कर दिया है, आप क्या कर रहे हो, बस उस न्यूज़पेपर को पढ़ के उस न्यूज़ को आप जान पा रहे हो, कर रहे हो। फिर हमारी देखिए रिसर्च प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि हमें रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर काम करनी है। हाँ, हमें उनके ज़िंदगी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग काम करनी है। तो अगर आपको ये काम करनी है तो जाहिर सी बात है आप तो रविंद्रनाथ टैगोर के पास अभी पहुंच नहीं सकते, या उनकी फैमिली से आप बहुत क्लोजली उनकी फैमिली के पास पहुंच सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर जिन्होंने भी काम करके गए हैं, जो जो आपके पास मटेरियल्स है, हाँ वो सारी चीज़ों को आप पढ़ोगे, वहाँ से आप अपने लिए इंफॉर्मेशन या नॉलेज को गैदर करोगे, राइट। तो सेकेंडरी मेथड का मतलब यही होता है जहाँ की डेटा ऑलरेडी या इंफॉर्मेशन या नॉलेज जो भी बोलो वो ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड होती है, हम सिर्फ उसे रीड करते हैं और रीड करने के थ्रू हमें कौन सी नॉलेज या इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है वो हम गैदर कर लेते हैं। और वो कैसे गैदर करते हैं? सेंसस से करते हैं, लेटर्स से करते हैं, डायरीज से करते हैं, न्यूज़पेपर से करते हैं, ऑटोबायोग्राफी से करते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन या डेटा को कलेक्ट करते हैं। समझ में आया दोस्तों? उम्मीद करती हूँ कि सेकेंडरी मेथड क्या है आप लोगों को समझ में आ गई है। तीसरे मेथड में आ गई हूँ, क्या है? केस स्टडी मेथड, राइट। केस स्टडी मेथड में क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि ये एक इन डेप्थ स्टडी है और इसका नेचर कैसा है? नेचर है क्वालिटेटिव। अब क्वालिटेटिव क्या है ये जानने के लिए आपको मेरी पिछले वीडियो को देखना पड़ेगा, तो प्लीज़ जाके देखिएगा, फिर आके इस वीडियो को देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। केस स्टडी में हम क्या करते हैं दोस्तों? केस स्टडी मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा रिसर्च प्रॉब्लम ऐसा होता है
कि हमें उस रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में डिटेल एनालिसिस करना होता है, कि मतलब कि हमें जो नॉलेज चाहिए होता है, हमारा रिसर्च प्रॉब्लम ऐसा है कि उसके थ्रू हमें जो नॉलेज चाहिए होता है या जो इन्फॉर्मेशन हमें गैदर करना होता है वो बहुत डिटेल होता है। मतलब आप ऊपर ऊपर ही जान लोगे कि अच्छा वो कौन है, अच्छा ये चीज़ क्या है, अच्छा ये चीज़ कौन सा है, इस टाइप का नहीं। वो कौन है तो वो ये है, अच्छा तो ये वो ऐसा क्यों है, क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्या होता है, हम क्यों के ऊपर जोर देते हैं। हाँ, हम यहाँ डिटेल एनालिसिस करते हैं, कोई भी विषय, व्यक्ति, वस्तु जो भी बोलो उसके ऊपर डिटेल एनालिसिस करते हैं। इसीलिए देखो कहा गया है कि इन डेप्थ स्टडी, और इसका नेचर कैसा है, क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव का मतलब ही होता है डीपली हम जिस विषय के ऊपर इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, कि छोटी छोटी हर एक चीज़ हमें पता होती है, जो व्यक्ति के बारे में हम काम कर रहे हैं, या जो कोई क्या बोलूँ वस्तु लेकर हम काम कर रहे हैं, या फिर कोई घटना घटी है उस घटना के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि क्यों घटी है, किस टाइम में घटी है, घटने के पीछे की वजह क्या क्या थी, या फिर घटना घटने के बाद क्या क्या हुई है, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। समझ में आया? तो केस स्टडी मेथड यही है कि केस स्टडी मेथड में हम रिसर्च प्रॉब्लम को बहुत बारीकी से या बहुत डिटेल एनालिसिस करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि केस स्टडी मेथड बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लगेगा ही। अगर आप ऊपर ऊपर से अगर आप डेटा कलेक्शन करोगे या इंफॉर्मेशन गैदर करोगे तो ऑब्वियसली आपको कम टाइम में हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप वही चीज़ को डिटेल में एनालिसिस करोगे तो आपको तो टाइम लगेगा ही ना। इसीलिए कहा जाता है कि केस स्टडी में हम जो डेटा कलेक्शन करते हैं या इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं वो संख्या में कम होगी, क्योंकि हमें डिटेल एनालिसिस करना होता है। आप अगर 50 लोगों को खड़े करोगे और उन 50 लोगों को अगर आप ऊपर ऊपर से उनके बारे में डेटा लोगे कि आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, ये आप अभी कौन सा जॉब कर रहे हो, ये और तो आपका क्या होगा, 50 लोगों के ऊपर आपने काम कर लिया, आपको डेटा मिल गई या इन्फॉर्मेशन गैदर हो गया, बहुत जल्द हो गया क्योंकि आपने ऊपर ऊपर से किया था। और अगर आप वही खड़े होके उस 50 लोगों के अगर आप सोचोगे कि मैं इनके डिटेल एनालिसिस करूंगी तो जाहिर सी बात है आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, राइट। और अगर आपको टाइम दिया हुआ रहेगा कि आपको इसी टाइम में कंप्लीट करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली आप उस 50 लोगों के ऊपर काम नहीं कर सकते उतने टाइम में। आप क्या करोगे, उतने टाइम में आप 2 या 3 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोगों के ऊपर काम कर पाओगे, राइट, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। इसीलिए हम यहाँ कम संख्या में डेटा या इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। और एक बात बता दूँ केस स्टडी मेथड के ऊपर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप केस स्टडी मेथड के थ्रू आपको जो डेटा या इन्फॉर्मेशन मिलती है आप उस डेटा या इन्फॉर्मेशन को बोल नहीं सकते कि हाँ ये डेटा या इन्फॉर्मेशन जो मिली है वो जनरलाइज्ड है। अब जनरलाइज्ड क्या होती है ये बड़ा सवाल है। जनरलाइज्ड वो होती है जो डेटा हमें मिल रही है या जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि अरे बाकी का डेटा भी इसी टाइप का होगा या बाकी का इन्फॉर्मेशन बड़े लेवल में इसी टाइप का होगा। ये होता है जनरलाइज्ड कि हम एक के ऊपर डिपेंड करके बाकी को भी बोल सकते हैं हाँ वो भी ऐसा है, वो चीज़ भी ऐसी है, हाँ वो ऐसा ही है, इस टाइप का। लेकिन केस स्टडी मेथड में क्या कहा जाता है कि हमें केस स्टडी मेथड में जो इन्फॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट होती है उसके थ्रू हम नहीं बोल सकते कि हाँ ये डेटा ये इन्फॉर्मेशन जनरलाइज्ड है, यहाँ हाँ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ बहुत कम संख्या में डेटा या इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये बात तो आप लोग जानते ही हो कि ज़्यादा जो विषय में या जो चीज़ों में संख्या ज़्यादा होगी हम भरोसा उसी पे ज़्यादा करते हैं। तो अगर 10 लोग एक बात बता रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग यही मानते कि वो 10 लोग सही बोल रहे हैं, और अगर एक लोग बोल रहे हैं तो हम मानते कि नहीं एक ही ये बोल रहा है मतलब ये गलत है। 10 लोग तो और गलत नहीं हो सकते, एक लोग गलत हो सकते हैं। इसी टाइप का है ये सिचुएशन, इसी टाइप का है कि केस स्टडी मेथड से हमें डेटा कलेक्शन कम होती है तो इसीलिए हम नहीं बोल सकते हैं कि इतने कम डेटा में अरे ये डेटा ही बाकी जगह एक ही सेम होगा। लेकिन क्या होता है जब हमें डेटा कलेक्शन ज़्यादा मिलती है तो हम उसके थ्रू बोल सकते हैं अरे ये भी वैसा है, ये भी वैसा है, वो सब वैसे ही है, तो मतलब बाकी के जितने लोग हैं सब उसी टाइप के होंगे। समझ में आया? इसीलिए केस स्टडी मेथड में हम जनरलाइज्ड नहीं कर सकते।
जो आंसर या जो डेटा या जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। दूसरे में आती हूँ, चलिए सर्वे मेथड पढ़ाऊंगी जो कि केस स्टडी का बिल्कुल उल्टा या ऑपोजिट है। आप लोग तुरंत समझ जाओगे, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, आ गई हूँ सर्वे मेथड में। मैंने अभी कहा कि सर्वे मेथड कैसा है, बिल्कुल केस स्टडी का ऑपोजिट है या फिर उसका उल्टा है। तो देखिए सर्वे मेथड का नेचर कैसा है, नेचर इन क्वांटिफाई या क्वांटिटेटिव नेचर है। क्वांटिटेटिव का मतलब भी क्या होता है, इसके लिए भी प्लीज़ आप मेरे पिछले वीडियो को देखिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। मैं एक लाइन में बता दे रही हूँ। क्वांटिटेटिव का मतलब वो होता है कि जहाँ हम डेटा या इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, बहुत बारीकी से एनालाइज या फिर कलेक्ट नहीं करते हैं। हम ऊपर से डेटा को कलेक्शन या इंफॉर्मेशन को कलेक्शन करते हैं। समझ में आया कि हम यहाँ इन डेप्थ स्टडी नहीं करते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती है और इसमें हमें क्या मिलता है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन या डेटा गैदर होती है और ज़्यादा होती है, इसीलिए हम इस डेटा या इंफॉर्मेशन के थ्रू बोल सकते हैं कि हाँ ये जनरलाइज्ड है। मैं अभी आप लोगों को समझाया कि जहाँ पर संख्या ज़्यादा होगी इंसान उसी को भरोसा करेगा कि अरे यार एक इंसान ये बोल रहा है कि ये है, लेकिन बाकी 20 तो बोल रहा है कि नहीं अलग है, तो बाकी 20 तो और गलत नहीं हो सकता है, वही सही होगा। तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, बाकी 20 के थ्रू हम बाकी और जो 20 है उन पे भी वही भरोसा करते हैं कि ये बोल रहे हैं मतलब वही सही है, मतलब बाकी के लोग वही मानते हैं। लेकिन एक इंसान, ये 2 इंसान ऐसा मान रहा है तो नहीं वो गलत है, मतलब कि वो चीज़ को बाकी लोग नहीं मानते हैं, मतलब वो गलत ही है। समझ में आया। इसीलिए सर्वे मेथड में क्या होता है, हमें इंफॉर्मेशन या डेटा ज़्यादा कलेक्शन होती है, इसमें टाइम बहुत कम जाता है। ये कैसे नेचर का है, क्वांटिटेटिव नेचर का है और इसमें जो आंसर या डेटा या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसके थ्रू हम बोल सकते हैं हाँ ये जनरलाइज्ड है। समझ में आया। तो केस स्टडी क्या है, नेचर इन क्वालिटेटिव, सर्वे मेथड क्या है, नेचर इन क्वांटिटेटिव। ओके, केस स्टडी में हम जनरलाइज्ड नहीं कर सकते हैं, सर्वे में हम जनरलाइज्ड कर सकते हैं। केस स्टडी में क्या होता है, हमें टाइम ज़्यादा लगती है, सर्वे में हमें टाइम कम लगती है। केस स्टडी का आंसर कैसा होता है, बहुत डिटेल्स होता है और सर्वे की आंसर कैसी होती है, ऊपर की होती है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को केस स्टडी एंड सर्वे मेथड क्या है और इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है आप लोगों को समझ में आ गई है। और आगे जो मैंने ऑब्जर्वेशन मेथड पढ़ाया है और सेकेंडरी मेथड पढ़ाया है वो भी आप लोगों को समझ में आ गई है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे की वीडियो में मैं रिसर्च मेथड्स के बाकी के जो टाइप्स है उसे कंप्लीट कर दूंगी। आज के लिए इतना ही, आप लोग अच्छे रहना और प्लीज़ और एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।